नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ अंजलि आनंद। और ये हम सबने बहुत सुना बिहार में काबा, बिहार में काबा। तो देखिए इस बार का चुनाव इसलिए बिहार का दिलचस्प है और ये फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर वाक़ई बिहार की जनता क्या चाहती है। एक तरफ बिहार के चुनाव के लिए देखिए हमेशा कहा जाता है कि बिहार का चुनाव जाति, धर्म और खास तौर पर जाति आप धर्म से ज़्यादा जाति को कहेंगे। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प है कि इस बार धर्म और संविधान भी बिहार के चुनाव में बहुत जोर-शोर से दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे तमाम दर्शकों के लिए वो फैक्ट लेकर आएँगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि बिहार की जो जनता है, शायद इस देश में उतनी कोई पॉलिटिकल चीज़ों को समझ पाती है जितनी बिहार की जनता डेप्थ समझती है और इसलिए कहते हैं कि इस देश की राजनीति को अगर समझना है तो आप बिहार की जनता को समझे और बिहार की जमीन को समझे। ये अलग बात है, एक अरसों बीत गया है बिहार में विकास की राह की जो जनता, जो युवा खास तौर पर वहाँ राह देख रहे हैं। तो चलिए ये वक़्त बताएगा कि आखिर क्या होगा बिहार में और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में जो समीकरण चल रहा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। आप सोच रहे हैं कि क्या अभी भी नीतीश कुमार रेस में है? क्योंकि ये सबके मन में जी हाँ, नीतीश कुमार रेस में नहीं बल्कि नीतीश कुमार अभी भी फाइट कर रहे हैं। कई सर्वे की अगर मैं बात करूँ, जिसमें तेजस्वी यादव ठीक टॉप पर हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव आपको याद होगा। हालाँकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव टॉप पे थे और सबसे बड़ी पार्टी भी आरजेडी बनी थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अब आगे क्या तेजस्वी यादव इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार रेस में है, लेकिन प्रशांत किशोर कितना डेंट लगाएँगे? इस बार समीकरण बहुत कुछ बदला हुआ है। समझने की कोशिश करेंगे, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कृष्णकांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में और हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर संजय कुमार जुड़ेंगे, प्रियदर्शनी रंजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे स्क्रीन पर कृष्णकांत जी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, प्रियदर्शनी रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज देखिए जो हमारा टॉपिक है मुझे लगता है हम सबके लिए और खास तौर पर बिहार की जनता के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि सवाल है कि बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर क्या होगा और जनता ही जनार्दन है, जनता ही तय करेगी। आज हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, मोहन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, कृष्णकांत जी कई बार आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल में, लेकिन इस बार का चुनाव कि हर चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि इस बार अलग है, लेकिन इस बार दिलचस्प इसलिए है कृष्णकांत जी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं इस बार चुनाव में। तेजस्वी यादव रेस में आगे चल रहे हैं, सबसे चहेते सीएम के तौर पर कई सर्वे में उनका चेहरा है, लेकिन नीतीश कुमार भी रेस में दूसरे नंबर पर हैं। तो क्या कहता है बिहार में फैक्ट फाइंडिंग क्या समझे इस बार? देखिए ऐसा है, चुनाव हमेशा होता है। चुनाव के पहले किसी का पलड़ा भारी होता है, चुनाव के नजदीक आते आते पलड़ा बराबर हो जाता है और कभी कभी जनता का मूड यदि लास्ट मोमेंट में चेंज हो जाता है तो जिसकी हवा चल रही है उसकी उल्टा भी हो जाती है। आपने लास्ट टाइम में हवा उल्टी नहीं हुई, लेकिन जो एक मैजिक फिगर जो चाहिए था सरकार बनाने के लिए वो तेजस्वी जी उसको नहीं प्राप्त कर पाए। देखिए आपको भी पता होगा कि लास्ट टाइम जो 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 बीजेपी की एक बार जब जदयू और जब आरजेडी जब साथ में लड़े थे तो उस समय जो खाने का जो टेस्ट बिगाड़ा था उन्होंने चिराग बिगाड़ा था। उन्होंने ऐसी जैसी थी जहां कम मार्जिन से जदयू वहां पे हारी थी। ठीक उसी तरह ये जो मुझे जो मेरा आंकड़ा लगता है कि ये जो नई पार्टी जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे विवाद होने के बावजूद भी अभी तक जो भी पार्टियां पहले सत्ता में जिसने भी आवाज उठाया उसकी आवाज कुचलने की कोशिश सत्ता ने हमेशा किया है, लेकिन यहाँ पे सत्ता कुचल की तरीका तो दिखाया जा रहा है बट वहां कुचला अच्छे ढंग से नहीं जा रहा है क्योंकि सत्ता का जो भी चुनाव लड़ता है, आपने देखा होगा यूट्यूबर एक बहुत ही फेमस थे जो जिसको लास्ट टाइम में पार्टी में मिला लिया गया और मुझे बिल्कुल, नाम शायद बिल्कुल। ध्यान नहीं आ रहा है अभी, मनीष, शायद मनीष। मनीष कश्यप हाँ, मनीष और कश्यप लास्ट नाम है। मोमेंट, हाँ, मनीष कश्यप को और लास्ट टाइम में मिला लिया गया और मनीष कश्यप के खिलाफ में जो भी केसेस थे
जो हर आदमी के जीवन में कभी ना कभी कुछ गलतियां होती है, उसको बाहर निकाल लिया गया था। चुनाव के टाइम में विपक्षियों पे जो पुराने केसेस है वो उसको तोते के रूप में यूज किया जाता है। ठीक उसी समय यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर के बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से इतने पैसे हैं, वो अभी तक उनके खिलाफ में बहुत सारी चीजें नहीं हुई है। हाँ, उनकी विरोध हो रही है। इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये यदि प्रशांत किशोर जितना उठेंगे उसका नुकसान आरजेडी को ही भरना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो और मजबूत होगा, और यहाँ पे जो बिल्कुल डेंट वो जदयू को भी आरजेडी डेंट को ही लगेगी। लगेगा। बिल्कुल कृष्णकांत जी, क्योंकि यही तो तभी तो कहा जा रहा है ना कि वो बी टीम है। आपने कई बार सुना होगा आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कई हाँ, बार ये बयान भी आया। मोहन कुमार जी, लेकिन सवाल है कि पिछली बार रोजगार, पहली बार मुझे याद है मैंने बिहार चुनाव में ये देखा, रोजगार बड़ा मुद्दा बना था और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उछाल में लाया था। उसके बाद तमाम वादे किए गए, बीजेपी ने अपना अलग मैनिफेस्टो जारी किया, जेडीयू ने। लेकिन इस बार संविधान एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोकसभा में बहुत फायदा हुआ इंडिया गठबंधन को, संविधान बचाओ। और इस बार जब राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं तो संविधान बचाओ कई रैलियां, इनफैक्ट वो 5 से 6 संविधान बचाओ आंदोलन रैली में शामिल हो चुके हैं। और अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी बीजेपी अभी कचघरे में खड़े कर रही है वक्फ बोर्ड को लेकर। तो संविधान भी इस बार क्या बिहार चुनाव में मुद्दा, और कितना जमीनी स्तर पर इसका इम्पैक्ट होगा? या अभी भी रोजगार है वहां का मुद्दा? इस बार रोजगार जो देगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बिहार की जनता को, मैं यूं कहूंगी क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ, बरगलाया जाता है। मैं यूं कहूं कि शायद कई बार फॉर ग्रांटेड की स्थिति ली जाती है, ना पलायन रुक रहा है ना रोजगार की स्थिति। लेकिन जनता का क्या भाव, जनता क्या समझ रही है इस बार? देखिए अंजलि जी, पिछले बार का चुनाव था और इस बार का चुनाव, इसमें काफी अंतर है। ये जिस आंकड़े को देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी इस चीज को भुनाने में लगे हुए हैं कि हमने रोजगार सृजन किया और हमने अपने कार्यकाल में 5 लाख रोजगार दिया, तो यह भी एक मुद्दा है, उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर बिहार की राजनीति का परिदृश्य ऐसा है कि बिहार की राजनीति के लिए केंद्र में जो भी सरकार होती है वह भी गंभीर होती है, क्योंकि बिहार की राजनीति का सीधा असर केंद्र पर भी पड़ता है, तो निश्चित तौर पर गंभीर होती है। और देखा जाए कहीं ना कहीं तो वर्तमान समय में भी बिहार विधानसभा चुनाव का सारा मुद्दा जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। और एक ऐसा वाकया था, एक ऐसा मुद्दा था, खास करके एनडीए के घटक दल के पास, जिस चिराग पासवान के रूप में, कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और तमाम तरह के कई मुद्दों लेकर के वो चल रहे थे। और तब जो है एनडीए में मतभिन्नता थी, जिसका बखूबी लाभ जो है महागठबंधन ने उठाया और उनके पास आंकड़ा भी आया, फिर भी वो उस आंकड़े को नहीं टच कर सके जिससे कि सरकार बन सकती थी। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति इस बार नहीं दिख रही है। अभी एनडीए इंटैक्ट है, और कहीं नहीं, हाँ इतना जरूर है कि गाहे बगाहे, चाहे विपक्ष की ओर से हो या फिर किसी सोर्स से हो, नीतीश जी के अस्वस्थ होने की सूचना प्राप्त होती रहती है। उस कारण भी थोड़ा मतदाता असमंजस में है। और अब देखना ये है कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन के नेता किस तरह मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करते हैं, क्या नीतीश जी के प्रति बनी भ्रांतियों को मिटा पाते हैं, उसके बाद ही डिपेंड करेगा। और रही बात रोजगार की, बिल्कुल तो नीतीश जी हर मंच से जब बिल्कुल, कहीं भी ये किसी मंच फैक्ट पर है। होते हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है। जैसे, और इस बार वाकई इसलिए अलग चुनाव कहा जाएगा क्योंकि इस बार कई मुद्दे और मैं जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कृष्णकांत जी, प्रशांत किशोर ठीक है, ये तो नहीं है कि वो सत्ता में आ जाएंगे, सीटें बहुत ज्यादा, लेकिन डेंट किसको लगेगा, ये समझने वाली बात है। और जहां तक अगर समझे, आकलन को समझे, जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऐसा है कि आरजेडी को ही डेंट लग सकता है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ प्रियदर्शी भी जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बिहार का चुनाव, मुझे याद है जब कोविड के टाइम पे जो पलायन की हमने तस्वीरें देखी थी, झकझोर दी थी सबको, जो भी खासतौर पर देखिए बिहार से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या है ना कि बिहार एक ऐसा राज्य है, पॉलिटिकली वहां की जनता बहुत ज्यादा अवेयर, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ में विकास नहीं, हाथ में रोजगार नहीं। तो इस बार क्या अलग दिखाई देगा? या फिर जातीय जनगणना, संविधान भी इस बार बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है वहां पर? देखिए, रोजगार और पलायन हर चुनाव में मुद्दा बना है, इस बार भी मुद्दा रहेगा। लेकिन और सरकार रोजगार और पलायन के मुद्दे पर सरकारें भी इस राज्य में बनी है।
लोगों ने वोट किया है कि आप रोजगार दीजिए, पलायन रोकिए, हम आपको वोट देते हैं, आप सरकार बनाइए। ऐसी सरकारें भी बनी है। बावजूद आपकी ऑडियो बहुत कम आ रही है प्रियदर्शी जी। प्रियदर्शी जी, आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है, जो कि ऑडिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, तब तक अभी ठीक है मैं आपके पास दोबारा पहुंचती हूँ, तब तक आप प्लीज थोड़ा ऑडियो, क्योंकि ऑडिबल नहीं हो रहा आपकी वॉइस मुझे। डॉक्टर संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। डॉक्टर संजय कुमार, पता नहीं आपने कितने इलेक्शन बिहार के देखे, लेकिन इस बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि दिलचस्प है, थोड़ा अलग है बिहार का चुनाव, क्योंकि इस बार संविधान भी है, जातीय जनगणना भी है, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या, जनता भी हिंदू मुस्लिम में वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से आमने सामने है आरजेडी और बीजेपी, तो क्या जनता के लिए भी यही मुद्दा मैटर करता है? या जनता को वाकई रोजगार, जो कि पिछले चुनाव में बड़ा मुद्दा था, ठीक है मुद्दा है इस बार, लेकिन क्या ये हमारे राजनेताओं के टॉप प्रायोरिटी में है ये मुद्दा? देखिए, चुनाव में एक मुद्दे ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कई मुद्दे होते हैं। अब 25 साल से नीचे 57% आबादी है बिहार की, मतलब सबसे बड़ा युवा राज्य है बिहार। तो युवाओं की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और युवाओं के सपने वो जो भी आकार देंगे, उनके प्रति युवाओं का एक आकर्षण तो हो। कुछ वोटर जो होते हैं वो जातीय समीकरण में बंधे होते हैं, कुछ का ध्रुवीकरण जो है धार्मिक आधार पर होता है, लेकिन कुछ वोटर फ्लोटिंग वोटर होते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ कौन पलड़ा भारी है। तो मुद्दे अलग पार्ट हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति इस बार भी होगी और खूब होगी। इंडिया गठबंधन भी अपने तरीके से ध्रुवीकरण करेगी, एनडीए गठबंधन भी ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता जी। क्योंकि ये सच है कि बिहार का चुनाव हो और उसमें जाति की बात ना हो, ये शायद असंभव है। अगड़ा पिछड़ा नहीं हो, ये असंभव की बात है। दलितों का हितैषी कौन है, इसकी बात ना हो, ये असंभव है सर। तो ये तो चलेगा, ये चूंकि हर चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति होते रही है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति इस बार भी होगी, लेकिन थोड़ा मुद्दे इस बार हावी हैं। और मुद्दे इसलिए हावी होंगे, ठीक है, प्रशांत किशोर जी को जो लोग जिस तरह से देखें, लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं से वो एक इंस्पायर किया है, जगाया है लोगों को, अवेयर किया है, मुद्दे को लेकर के मुखर किया है लोगों को। तो सवाल तो है उनके मन में भी कि क्या मुद्दे गौन रहेंगे और फिर ये ध्रुवीकरण पर ये पार्टियां बाजी मार करके निकल जाएंगी। अब देखना होगा कि संजय सर सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, सॉरी इसके लिए, बट देखिए लास्ट चुनाव में भी आपने देखा सर AIMIM जिस तरह से 5 सीटें लाई थी और जिस तरह से ध्रुवीकरण में मुस्लिम वोटों का बहुत ज्यादा सीमांचल में जो नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं आरजेडी को ये बहुत बड़ा मलाल रह गया है। और ये अभी आरजेडी सही समय पर अपने चीजों को ना समझेगी तो कहीं ना कहीं ये सरकार, ये प्रशांत किशोर का भी जो डेंट है और AIMM का भी ऐसा नहीं है कि अभी वो नहीं लड़ रही है, तो दो तरफा वार जो है वो सहना पड़ेगा। और जो जब से तेजस्वी एक नेता के रूप में उभरे हैं और जिस तरह से उनका हर बार पलड़ा भारी रहा और लास्ट मोमेंट में वो फेलियर साबित हुए हैं और कहीं ना कहीं मैजिक फिगर नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं AIMM को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ साथ। जी बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन हुआ क्या है कि AIMIM ने इस बार थोड़ा बैकफुट पर वो चले गए हैं बिहार। उनके 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ दी, फिर भी इनके अख्तरुल इमाम ने एक ऑफर दिया जा करके आरजेडी को कि मैं गठबंधन में लड़ना चाहता हूँ चुनाव, जबकि आरजेडी ने कोई भाव नहीं दिया। तो ये उनको पता है कि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां जब पोलराइज हो जाएंगी तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इनकी प्रायोरिटी होगी एनडीए को हराना, बीजेपी को हराना, न कि हमारे कैंडिडेट कैसे जीते, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी। ये दाव AIMIM का दाव इस बार प्रशांत किशोर जी खेलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 मुस्लिम उम्मीदवारों पर हम दाव लगाएंगे और ये दाव उनके सफल रहे बाई इलेक्शन में। बेलागंज के चुनाव को देखिए, मोहम्मद अमजद को उन्होंने कैंडिडेट बनाया, लालू प्रसाद खुद गए हैं वहां प्रचार करने, साहबुद्दीन जी के पुत्र
को उन्होंने लगाया कि भाई आप जाकर के मुसलमानों को कनेक्ट कीजिए। चूंकि सुरेंद्र यादव का वो भेद्य किला था, 2010 में भी जब 22 सीटों पर आरजेडी सिमट करके आ गई थी, उस बार भी सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए थे बेलागंज से। वो बेलागंज का चुनाव इस बार हार जाते हैं, इसलिए कि मोहम्मद अमजद कैंडिडेट हो जाते, ठीक है, व्यक्तिगत क्षमता जो भी हो। तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे जिसमें वो मुस्लिम उम्मीदवार अगर 40 उतार देते हैं, अलग अलग जगहों पर जातीय समीकरण को ही ध्यान में रख करके अगर उम्मीदवार देते हैं, और वो वोट जिस तरह से पिछली बार 135 सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतार दिए थे, ठीक है, एक ही पर जीत, इस बार प्रशांत किशोर की भी उम्मीदवार तो देंगे, और वो ऐसे उम्मीदवार देंगे जिस उम्मीदवार की अपनी क्षमता होगी 10-5 हजार वोट लाने। ठीक है, बैनर प्रशांत किशोर का हो सकता है, बागी भी हो सकते हैं, दोनों पार्टी के बागी भी हो सकते हैं। तो वो जो वोट काटेंगे, प्रशांत किशोर खुद ही समझ रहे हैं कि ठीक है, वो अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक डेंट, और बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर संजय जी आपने कि ठीक है, जाति तो नहीं जाएगी इतनी जल्दी बिहार के चुनाव से, ये बड़ा हमेशा से अगरा पिछड़ा की राजनीति भी हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, जिस मुद्दे को उन्होंने जमीन से उतारा है, वहां की जनता भी इम्पैक्ट कह सकते हैं उसका दिखाई देगा इस चुनाव में। और प्रियदर्शी जी, सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार, जो कि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि थक गए हैं, अब वो थके हुए हैं, और कई बार पब्लिकली मन से कुछ ऐसे चीजें भी दिखाई दी, कई बार वो अटल बिहारी वाजपेयी कह देते हैं मोदी जी को, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन उसके बावजूद भी रेस में है नीतीश कुमार, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर मैं सर्वे की बात करूं तो नीतीश कुमार अभी भी दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, लोगों की पसंद में है। तो क्या समझे कि अगर एनडीए की बात करें तो कोई ऐसा दूसरा चेहरा डेवलप नहीं कर पाए, बीजेपी में अभी भी कोई चेहरा समझ नहीं आता। चिराग पासवान ठीक है, दावेदारी अलग से कर रहे हैं एनसीपी, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। अंजलि जी, क्या मेरी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। देखिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार का क्या और नीतीश कुमार पसंद बने हुए हैं सर्वे के हिसाब से, ठीक है, सर्वे के हिसाब से वे पसंद हैं। सर्वे किन लोगों ने किया है? जिन लोगों ने भी किया है शायद ईमानदारी के साथ किया है। मैं भी पूरे बिहार में घूमता हूँ, हर जिले में तो नहीं, लेकिन करीब करीब मैं 26 जिलों में पिछले 3 महीनों के भीतर जा चुका हूँ, और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि कौन सा नेता किस तरीके से जनता के बीच में लोकप्रिय है, किन मुद्दों को लेकर के। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जहां नीतीश कुमार से नाराजगी है, कुछ मुद्दे हैं जहां नीतीश कुमार से रजामंदी है जनता की। अब ये प्रायोरिटी होगा, जब वोटिंग होगा उस समय वोटर ये प्रायोरिटी तय करेंगे कि हम किस मुद्दे के आधार पर वोट करें। शराबबंदी का एक मसला है जहां नीतीश कुमार बैकफुट पर है। अगर शराबबंदी पर वोटिंग हुई तो नीतीश कुमार को नुकसान होगा, लेकिन अगर बात होगी, अगर लोग समग्रता में लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करें तो नीतीश कुमार मुझे लगता है अभी बैकफुट पर ही दिखाई दे रहे हैं। बिहार एक लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, हाल के दिनों में प्रशासनिक एक बात खत्म हुआ है। नीतीश कुमार का जो जलवा हुआ करता था, या नीतीश कुमार की जो पहचान है, सुशासन के लिए पहचान है, उस पर कहीं न कहीं दाग लगा है, और कोशिश बिल्कुल अभी समय है, और समय रहते नीतीश कुमार के जो पिता सलाहकार हैं उनकी कोशिश होगी कि इस दाग को धो दिया जाए, या इस दाग को जनता के बीच में उनकी नजरों से ओझल करके रखा जाए चुनाव में। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार मजबूत रहेंगे। लेकिन अगर ये मुद्दे हावी हो गए, अगर शराबबंदी का मुद्दा हावी हो गया, जहरीली शराब से मौतों का मुद्दा हावी हो गया, घर घर में शराब तस्कर पैदा हो गए हैं, वो अगर मसला आकर के खड़ा हो गया तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को नुकसान है। लेकिन अब महिलाओं की बात करेंगे, जिस तरीके से महिलाओं को आवाज देने की कोशिश नीतीश कुमार ने की, वो वाकई काबिले तारीफ है। 50% आरक्षण किसी राज्य में अभी तक नहीं है जितना आरक्षण बिहार में है महिलाओं को। इतनी बड़ी आबादी, आपको रोजगार में मतलब जो प्रतिशत है उसमें जो हिस्सेदारी महिलाओं की हो रही है, वो नीतीश कुमार की उपलब्धि है। अगर इन उपलब्धियों पर चुनाव हुआ, फिर से चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार के पक्ष में पड़ना भारी रहेगा। लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़े भी देख लेना चाहिए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के तमाम दावों के बावजूद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पिछले चुनाव में काम कर रहा था। लोग कहते हैं कि चिराग पासवान फैक्टर थे चिराग पासवान फैक्टर, लेकिन चिराग को किन लोगों ने वोट किया,
क्यों वोट किया, ये भी तो एक मसला है ना। जो उनको वोट कर रहे थे चिराग पासवान को, वो उनको पता था कि चिराग पासवान के कैंडिडेट हमारे विधानसभा से चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, इसके बावजूद चिराग पासवान को वोट कर रहे थे। तो ये चिराग पासवान की उपलब्धि से ज्यादा नीतीश कुमार की नाकामयाबी थी जो पिछले चुनाव में सामने आई। इस बार वैसा नहीं होगा, ये पूरी कोशिश नीतीश कुमार एंड कंपनी के द्वारा की जा रही है। क्योंकि अगर इससे बुरा प्रदर्शन रहा, देखिए 2010 के बाद लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पिछले मुकाबलों के औसत प्रदर्शन से नीचे का प्रदर्शन कर रही है। गिरावट आया है 2010 के बाद से लगातार, तो उसमें और गिरावट न हो जाए इसके लिए तो निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड चिंतित है, कोशिशें जारी है उनकी ओर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार को तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या पूरी एनर्जी के साथ जो वे पिछले चुनावों में जो ताकत लगाते रहे हैं, वो ताकत क्या डिलीवर कर पाएंगे इस चुनाव में भी? उतनी एनर्जी उनमें है, राजनीतिक इच्छा भी उतनी बची हुई है, उतना कम्युनिकेट। बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए तेजस्वी यादव बार बार मुखर होकर ये सवाल भी उठा रहे हैं। कृष्णकांत जी, सवाल ये है ना कि नीतीश कुमार एक दशक से ठीक है बिहार में राजनीति कर रहे हैं, जब भी रैली होती है बीजेपी की तरफ से हमला किया जाता है जंगल राज को लेकर, लेकिन सवाल है कि आप उतने ही साल तो आप लोगों ने भी यहाँ पर राज कर लिया, और एक बड़ा कहते हैं ना यूएसपी था सुशासन नीतीश कुमार के, जो कि आप धड़े से कह सकते हैं कि वहां पर जनता भी देख रही समझ रही है, कुछ भी नहीं बचा सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट फिलहाल कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या लगता है इस बार डबल इंजन की सरकार की बात की जाए, ठीक है मोदी की लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री मोदी की, और लोकसभा में भी दिखाई देता है, तो क्या इसका भी फायदा होगा? यही एक बहुत बड़ा फैक्ट है। या नीतीश कुमार की बात की जाए, अभी भी जनता वो रिलेट कर पा रही है, एक मतलब कहते हैं ना कि वो याद आ जाता है कई बार। अगर आप देखें ग्राउंड रिपोर्ट से, लोगों से जब बात करते हैं जो वो उस वक्त के लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर से सहल जाते जब जंगल राज की बात होती है। क्या यही वजह है कि फिर नीतीश कुमार के पास ही लोग चले जाते, खासतौर पर महिला वोटर? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार जी का सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, और कहीं ना कहीं जैसे विदेशी जी सही बता रहे हैं कि नीतीश बाबू का सुशासन बाबू वाला भी छवि अब पहले जैसा नहीं रहा। हर मामले में उनका डिसीजन लेने, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, जिस तरह से तेजस्वी जी ने बेरोजगार मंच पे पटना गांधी मैदान में लोगों को बांटा, उसको कैश जो है नीतीश कुमार जी, हालांकि सरकार दोनों की थी, लेकिन कैश जो है तेजस्वी जी की है। बिहार का एक मुद्दा और भी रहा है जो अभी मुझे लगता है कि शराबबंदी के साथ शराब का नुकसान भी होगा, लेकिन एक बिजली विभाग का एक बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा बिहार में जितने भी बिजली है वो प्रीपेड हो गया है, और प्रीपेड होने की वजह से काफी कॉस्टली हो गया है। अब जिस तरह से देश में फ्री बीज बांटा जा रहा है, आधी बिजली फ्री दी जा रही है, पानी फ्री दिया। दिल्ली की आपने चुनाव देखा कि मजबूरन जो खिलाफ बीजेपी खिलाफ में थी, केजरीवाल के जिस मुद्दे के खिलाफ में थी, उसको भी उन्होंने उसमें कहा कि हम झुग्गी झोपड़ी नहीं हटाएंगे, हम फ्री बीज नहीं खत्म करेंगे, और उसके बाद भी नया चीज भी देंगे। और जैसे चुनाव खत्म हुआ, आपने देखा झुग्गी झोपड़ी हट भी रही है, और बिजली का जो महंगाई वहां भी, यहाँ पे फ्री बीज के नाम पे जो 200 था, तो उसमें बहुत कुछ है। बिहार में आप देखिए प्रीपेड है, 500 रुपए का रिचार्ज कराएंगे, पहले क्या था 800, 900, 1000 रुपए बिजली का बिल आता था, या 2000 रुपए बिजली का बिल आता था। जब से ये प्रीपेड हुआ है, आप एक ही महीने में 3-3 हजार का बिल, और यदि रात में बिजली कट जाए तो उस समय चिल्लाने की बजाय लोग गर्मी से बेहाल जब होते हैं तो कुछ नहीं देखते, भाई जेब में जितना पैसा हो उतना पैसे का रिचार्ज कर देते हैं। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे बिजली का मुद्दा भी एक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीपेड में धांधली है। अब जब घर पे जब बिजली लगाने आते हैं प्रीपेड का, तो वही इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जो है कहता है 5,000 रुपए यदि आप हमें दे देंगे, या 4,000 या 15,000, तो हम आपको एक ऐसा मशीन लगा देंगे। जनता के लिए ये मुद्दे बड़े होते हैं। हालांकि अगर बिहार के चुनाव को समझें, और बिहार का चुनाव नो डाउट कई बार इन मुद्दों से अलग, मैं फिर से वही कहूंगी कि जाति बड़ा फ्रैक्चर रहा है नजर से। फ्री बीज काम नहीं कर रहा है। फ्री बीज देखे कोई भी लुभावने वादे किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं की जा रही है। उनको पता है कि वादे करना तो आसान है, बिल्कुल, केजरीवाल की तरह बुरा नहीं बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही। महाराष्ट्र चुनाव भी देखा आपने, फ्री बीज के नाम पे जीता गया। महाराष्ट्र चुनाव में फ्री बीज के नाम पे जीता गया। कहाँ वहां पे कांग्रेस जीत रही थी,
शिवसेना जीत रही थी, लास्ट मोमेंट में जो उन्होंने 6,000 रुपया, 8,000 रुपया जो अकाउंट में लास्ट मोमेंट में हर इसलिए तो नागरिक के मुस्कान जी 6 कहते महीने हैं के कि एक साथ आए। बिहार का चुनाव समझना इतना आसान नहीं, और बिहार में आसान नहीं। मुद्दे जो होते हैं कब डाइवर्ट हो जाए। डॉक्टर संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे याद है तेजस्वी यादव ने बहुत पुरजोर तरीके से युवाओं के बीच में जब रोजगार का मुद्दा आया था, और लोगों के बीच बहुत ज्यादा ये मुद्दा उठा भी था, ज्वलंत मुद्दा था। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ संविधान वक्फ बिल, ये एक ज्वलंत मुद्दा है बिहार की, वहां पर जो अभी चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से फैक्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बने थे, लेकिन वो आंकड़े नहीं आए थे, वो जादुई नंबर नहीं आया और वो सीएम नहीं बन पाए। लेकिन इस बार की बात की जाए तो क्या ऐसा लगता है कि चीजें बदल सकती है, क्योंकि एक चेहरा है तेजस्वी यादव महागठबंधन में। अमित शाह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि चुनाव के बाद तय होगा कि नीतीश कुमार ही रहेंगे। हालांकि ठीक है, बार बार बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है नीतीश ही चेहरा, तो क्या महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है बिहार में? नहीं, तेजस्वी जी तो अब एक रिकॉग्नाइज्ड फेस हो गए हैं। हालांकि 15 से 20 के बीच में जो तेजस्वी जी की स्वीकारिता थी, वो 20 से 25 के बीच में थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से एनडीए की तरह काम करना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी रह गई। मंच शेयरिंग लोगों ने नहीं किया, थोड़ी दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी कहीं और है, तेजस्वी जी कहीं और है, लेफ्ट की पार्टियां कहीं और है। लेकिन इसके बाद भी मुद्दे तो कनेक्ट करते ही है ना। अब बात तो कर ही रहे हैं ना कि अगर हमारे हिस्से में, अभी तो कलम बांट रहे थे कुछ दिन पहले कृष्ण मेमोरियल हॉल में, कि अगर फिर से हमें जनता ने सत्ता सौंपी, हमें ताकत दी, तो हम बेहतर करके दिखाएंगे, और जो हमारे मुद्दे हैं वो कौन नहीं हुए हैं, हम उन मुद्दों को फिर आकार देंगे। क्या क्या सब टीचर जाकर के घर ट्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों को, ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दों को लेकर के तेजस्वी जी मुखर नहीं। रह गई बात, देखिए नीतीश कुमार की सारी स्वीकारिता के बाद भी एक इनकम्बेंसी का बैगेज तो है ही ना नीतीश कुमार के ऊपर। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। दूसरी तौर पर स्वास्थ्य कारणों को लेकर नीतीश कुमार जी की स्वीकारिता एनडीए में चाहे जितनी हो, एनडीए की जिस तरह की मजबूरी हो, लेकिन नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के एक सवाल तो है कि क्या वो नीतीश कुमार है जो नीतीश कुमार बेधड़क बोलते थे, अब कोई लिखे हुए स्क्रिप्ट पढ़ते हैं? सवाल तो है। जो पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें कभी कभी आ जाती हैं तो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन तो वही रहता है। तो उस स्थिति करके नीतीश कुमार क्या 2025 के बाद भी बिहार की जिम्मेवारी ले सकेंगे, ये भरोसा जनता को शायद पूरी तरह से तो नहीं है। बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए कि भाई नीतीश कुमार नहीं तो फिर बीजेपी के ये कद्दावर नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जा सकती है। अब उस रेस में कहिएगा तो तेजस्वी तो एक फेस है, मन से या बिना। डॉक्टर संजय जी, क्या जैसे हमने अगर बीजेपी के आप जितने चुनाव पैटर्न को देखें तो वो कभी चेहरा उनके पास अब बिहार में तो कोई दिखाई भी नहीं देता। क्या इस बार भी अगर एनडीए की बात करें, ठीक है नीतीश कुमार तो है, लेकिन बीजेपी के लिए क्या अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, उनके काम, उनकी उपलब्धियों को लेकर भी विधानसभा के धरातल पर जाएंगे? क्योंकि अलग होता है चुनाव, कितना इसका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि ये नुकसान हो सकता है। बीजेपी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है बिहार में। नहीं, वो प्रधानमंत्री जी तो कर ही रहे हैं ना। अभी तो वो 9 प्रमंडल की बात कर रहे हैं कि बारी बारी से 9 प्रमंडल में हमारी सभा होगी। जो केंद्र की वेलफेयर स्कीम है, उस वेलफेयर स्कीम, अब सोचिए ना कि प्रधानमंत्री जी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन तक आ गए, तो आप नहीं समझ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तो तय है कि प्रधानमंत्री जी के, लेकिन परिस्थितियां क्या बनती है, मैजिक फिगर क्या आता है। अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी 50 से ऊपर सीटें ले आती है बिहार, तो फिर तो बीजेपी बैकफुट पर होगी। फिर वो बीजेपी सारा दाव आजमा लेगी। उसके बाद भी जेडीयू और खास करके नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही फिर परिणाम में दिखेगा। अगर उनका मैजिक फिगर में नीतीश कुमार की पार्टी काफी कमजोर हो जाती है, उतनी सीटें नहीं लाती है, और जो इनके अलायंस पार्टनर हैं
उनके पास एक ऐसा मेजॉरिटी के नजदीक भी अगर पहुंचते हुए लगेगा तो बीजेपी निश्चित रूप से कवायद करेगी और बीजेपी ये प्रयोग करते रही है। अब पहली बार के विधायक जीते और राजस्थान में उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे दी गई और राज्यों को किनारे कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है बीजेपी। ये एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ती है महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है। तो बीजेपी ये प्रयोग खूब करते रहती है। देखना होगा एक मैजिक फिगर क्या आता है बिहार में, जेडीयू कितनी ताकतवर रह पाती है या जेडीयू कमजोर होती है, जरा इनका अंक गणित तो आने दीजिए परिणाम में, उसके बाद फिर हम लोगों का प्रिडिक्शन होगा। क्योंकि अभी बीजेपी जरा भी बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है, न जेडीयू तैयार है, दोनों बराबर बराबर पर लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी भी महसूस करती है कि ताकत जब हमारे पास है हम बैकफुट पर क्यों जाए, और उसका रिफ्लेक्शन तो अभी दिखा जो बोर्ड और आयोग का गठन हुआ बिहार में, उसमें बीजेपी कितनी चली वो तो साफ दिख गया। नीतीश कुमार जी उसमें बहुत कुछ नहीं प्रभाव डाल पाए, बल्कि इनके मुख्य प्रवक्ता ने तो कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री जी के ये में भी संज्ञान में भी चीजें नहीं आई और ये लोगों को रख दिया गया। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी बीजेपी ने कहा कि चूंकि हमारे पास इतने विधायक हैं इसलिए हमारे मंत्रियों की संख्या इतनी होगी, आपके इतने कम विधायक हैं इसलिए आपके मंत्रियों की संख्या इतनी होगी। तो बीजेपी भी बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। जेडीयू भी कह रही है कि हम अपने तरीके से लड़ेंगे, इतने से कम सीटों पर नहीं। डिपेंड करता है कि परिणाम में गणित क्या दिखता है। बिल्कुल, और इसके बाद देखिए बीजेपी सरप्राइज करती है हमेशा से, डॉक्टर संजय जी कई राज्यों में कर चुकी है, तो वही इस बार बिहार में क्या वाकई, लेकिन सवाल है कि जनता नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, एक ये सवाल बना हुआ है। मोहन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार की बात करें तो देखिए नीतीश कुमार जो कि कई बार तेजस्वी यादव ये हमला करते आए हैं, क्योंकि अगर बात करें अगर आंकड़ों को समझें तो युवा वोटर बहुत ज्यादा और महिला वोटर का नो डाउट नीतीश कुमार के साथ हमेशा से समर्थन रहा है, लेकिन जब बात युवाओं की आ जाती है तो क्या वो नीतीश कुमार के साथ इस बार जा पाएंगे? बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि बड़े भाई संजय जी ने भी बताया है कि बिहार में अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 57% ऐसे मतदाता है जो निश्चित तौर पर 25 वर्ष से नीचे के हैं और वो वोटर है। तो अभी अब आज तो मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। आज एक मुद्दा जो है सोशल मीडिया पर तैर रहा है, काफी ट्रोल हो रहा है। तेजस्वी जी ने अपने यात्रा का रूट चार्ट जो बनाया है अपने आवास से जमुई जाने का, और वो 3 घंटे में जमुई पहुंच रहे हैं अपने आवास से। तो कहीं न कहीं यह सोशल मीडिया पर ट्रोल करने का यह तात्पर्य है कि सड़कें अच्छी हो गई हैं। निश्चित तौर पर ये विकास जो है 57% मतदाताओं को तो निश्चित प्रभावित करता है। रही बात कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट महिलाओं को हित करती है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हो या पूरे देश में किसी भी राज्यों में महिलाओं की उतनी संख्या पुलिस बल में नहीं है जितनी कि बिहार में है, तो वह भी कहीं न कहीं दर्शाता है। और जहां तक मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति बिल्कुल भावनाओं से चलती है, चाहे वो जातीय समीकरण के भावना में बह जाए या फिर विकास की भावनाओं में बह जाए। शराबबंदी को भी खास करके सरकार और नीतीश जी हर अपने मंच से यही कहते रहे हैं कि मैंने महिलाओं के मांग पर शराबबंदी की है। तो ये इस तरह की बात है और ये निश्चित तौर पर ये स्पीच जो है एक भावनात्मक रूप से जनता के साथ जुड़ता है और वो भावनाएं ही नीतीश जी के साथ होती है। बिल्कुल, लेकिन प्रियदर्शी जी, शराबबंदी एक मुझे लगता है बहुत बड़ा ठीक है। जब पहली बार मुझे याद है महिलाओं का बहुत ज्यादा नीतीश कुमार जी से ये था कि चलो उन्होंने इतना बड़ा घर बसा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब वो बैकफायर ही कर रहा है शराबबंदी। अवैध शराब की बात की जाए, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे इसमें सम्मिलित हो चुके हैं, दूसरी बात जहरीली शराब की बात की जाए, जगह जगह लोगों की मौत हो रही है, तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैकफायर कर जाएगा इस बार चुनाव? देखिए, मैं स्पष्ट करता हूँ, मेरा जो मत है, वोटिंग जो होता है किसी एक मुद्दे को लेकर के नहीं होता है। मान लीजिए मैं खुद वोट फैक्टर ये भी हो सकता है, मैं कहने को नहीं, फैक्टर हो सकता है। ये लाजिमी सी बात है कि चुनाव एक मुद्दे पे नहीं होता। अगर मेरे मन में ये प्राइम फैक्टर है तो मैं वोटिंग करूंगा नीतीश कुमार के खिलाफ। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, खुद से समझने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे मन में प्राइम फैक्टर है कि शराबबंदी
इस देश ये इस राज्य के लिए सबसे बड़ा कारक है। इसके बिना राजनीति नहीं होनी चाहिए, सत्ता में कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, तब मैं शराबबंदी के खिलाफ वोट करूंगा, नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करूंगा। लेकिन मेरे मन में है कि शराबबंदी बुरा है, ये जो हुआ है इससे राज्य को नुकसान हो रहा है, लेकिन और भी चीजें हैं जहां चीजें दुरुस्त चल रही हैं, तब मैं नीतीश कुमार के साथ चला जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाऊंगा। या कोई भी व्यक्ति, आरजेडी का भी व्यक्ति है, अगर वो मानता है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी अच्छा है लेकिन और चीजें उसको नीतीश कुमार में बुरी लगती है, तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के वोट करेगा। तो कई फैक्टर्स, कई इश्यूज का कॉकटेल एक वोटर के मन में होता है और उसके आधार पर वोटिंग होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, नीतीश कुमार की जो हैसियत बिहार की राजनीति में है वो अभी भी बहुत मजबूत है। जो आयोग का गठन हुआ है, जितने भी आयोग बने हैं, एक सवर्ण आयोग को छोड़ दिया जाए तो सारे आयोगों में जनता दल यूनाइटेड का चला है, या जनता दल यूनाइटेड की मर्जी से हम पार्टी को, लोजपा आर को या भूपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों को शामिल किया गया है। बहुत मजबूती के साथ एनडीए के भीतर जनता दल यूनाइटेड है, और सवर्ण आयोग के एक अध्यक्ष पद को छोड़ दिया जाए, उसके बाद बाकी पदों का क्या हाल है? जनता दल यूनाइटेड 70 और 30 के रेशियो के साथ हावी है इन मामलों में आज भी। आप टिकट बंटवारे में भी ये रहेगा, आप 40 सीटें आई हैं, 43 सीटें आई हैं पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को जरूर विधानसभा में, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें लड़ने को नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है। जो प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते हैं आयोग में, उन्होंने दिखा दिया अपना जलवा। भारतीय जनता पार्टी अपना ताम तो नीतीश कुमार तो इसके मास्टर खिलाड़ी हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्हें पता है कहाँ कब प्रेशर बनाना है, और आप देख ही रहे हैं कि सीटों को लेकर जो मंथन पे चल रहा है एनडीए में, और नीतीश कुमार का अभी भी दबदबा है, वो इतनी सीटों पर ही अपनी मांग कर रहे हैं। डॉक्टर संजय जी, मैं आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगी। ठीक है, ये फैक्ट है कि एक मुद्दे पर नहीं, चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन लोकसभा में हमने ये पैटर्न देखा, राम मंदिर नहीं चला, मतलब हिंदू मुस्लिम के एंगल नहीं चले, संविधान बड़ा मुद्दा रहा, और जो 400 के नारे दिए गए थे उस पर डेंट लगा। अगर हम बिहार के चुनाव को समझे तो इस बार बिहार में भी संविधान, क्योंकि राहुल गांधी कई बार रैली कर चुके हैं संविधान बचाओ, दूसरी तरफ बीजेपी हमला कर रही है आरजेडी और एक तरफ कांग्रेस को कि ये तो संविधान मानते नहीं, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट होगा? और दूसरी तरफ हम वक्फ बिल को लेकर के कितने फैक्टर होंगे? क्या हिंदू मुस्लिम एंगल भी इस बार बिहार में इम्पैक्ट डालेगा इस बार चुनाव में? निश्चित रूप से डालेगा, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का जो मुद्दा है, इसको तो गरमाने की कोशिश की ही जा रही है ना। हाँ। वक्फ संशोधन, और कल गांधी मैदान में तो जिस तरह से लोगों का जुटान हुआ, और कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां और आरजेडी ने जिस तरह से उनको कहा, ये जो लोग छत पर आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं, वो आपके लिए पारदर्शिता लाएंगे, तो ये समझाने की कोशिश तो की जा रही है। अब इधर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की मीटिंग करने जा रही है, तो वक्त के मुद्दे को पूरी तरह से गरमाया जाएगा ताकि मुस्लिम वोटर फ्रैक्चर्ड ना हो, वो हमारे साथ खड़े। एक दूसरी चीज, जो अभी मतदाता सूची वाला मामला आया है, इसको उठाएगी इंडिया गठबंधन की पार्टियां कि देखिए कैसे आपको मतदाता होने से भी ये वंचित करेंगे, और जब मतदाता होने से आप वंचित हो जाएंगे तो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उससे भी आप वंचित हो जाएंगे। तो एक बड़ी तादाद, कभी कभी होता क्या है, आपको याद होगा 2015 में बंच ऑफ थॉट्स दिखा करके कि आपसे आरक्षण छीनने की बात कैसे ये कर रहे हैं आरएसएस के संघ संचालक, और एक मुद्दा जनता को कनेक्ट किया और एनडीए चुनाव हार जाती है। इस बार हम समझते हैं कि ये दो बड़े मुद्दे को ये लोग गरमाने की कोशिश करेंगे। एक तो वक्फ, जिससे वो जो 17.7% 8% जो मुस्लिम है वो गोलबंद रहे वक्फ के इशू पर, और दूसरी चीज ये मतदाता सूची को लेकर के कि कैसे गरीबों का हित इसमें नहीं है, कैसे आप प्रमाण नहीं दे पाएंगे, और चुनाव आयोग के माध्यम से कैसे आपको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। ये दो मुद्दे, संविधान की बात सीधे सीधे जनता को समझ में नहीं आती है, कनेक्ट नहीं होते हैं। ये ठीक है, मंच से नेताजी लोग बोलते हैं संविधान संविधान, लेकिन जब डायरेक्ट उनके हितों की बात की जाती है कि देखिए कैसे आपको किनारे किया जाएगा, तो वहां पर जाकर के जब चीजें ऐसी होती हैं तो वहां पर जनता को कनेक्ट कर जाती है। वक्त और मतदाता सूची, ये दो बड़े मुद्दे होंगे जिसको इंडिया गठबंधन
किसी भी तरह से अपने पाले में रख करके इसको गरमाने की कोशिश करेगी। देखते हैं इसके कितने फायदे वो उठा ले जाते हैं और इंडिया को कितना घाटा होता है। बिल्कुल, और ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार ये तो तय है कि चुनाव की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा, मैं यूं कहूंगी कि दिलचस्प और कई सारे मुद्दे और कई सारे इस बार फैक्टर हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो तय है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर मुखर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए भी एक नई रणनीति और कह सकते हैं कि एक अलग मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।